देखो, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि स्थायी संपत्तियों को यदि हम लगातार उपयोग में लेते हैं या काम में लेते हैं तो उनके मूल्य में जो कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। और चूंकि ये जो मूल्यह्रास है व्यापार की पुस्तकों में दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थायी संपत्तियां जो व्यापार में उपयोग में लाई जाती है, व्यापार में काम आती है, तो उन स्थायी संपत्तियों को हम लगातार काम में ले रहे हैं तो ऐसी स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी हो जाती है। किसी भी कारण से समय के साथ साथ उनका मूल्य कम हो जाता है, घिसावट के कारण, पुरानी होने के कारण या और किसी कारण से उनका मूल्य कम होता है। तो ये जो मूल्य में कमी हो जाती है डेप्रिसिएशन। और चूंकि मूल्य में कमी होती है तो व्यापार की दृष्टि से ये लॉस हानि होती है, इसलिए व्यापारी क्या करता है, अपनी पुस्तकों में इसको हानि मान करके दिखाता है। तो हानि मान करके इस डेप्रिसिएशन को दिखाता है। डेप्रिसिएशन को व्यापार की पुस्तकों में दिखाने से व्यापारी को कई बेनिफिट होते हैं। एक तो व्यापार की एक्चुअल कंडीशन का मालूम चलता है कि व्यापार की वास्तविक स्थिति है, पोजीशन है, वो कैसी है। अगर ये ज्ञात करना है तो डेप्रिसिएशन को दिखाना जरूरी होता है। दूसरे, डेप्रिसिएशन को दिखाने से व्यापारी को एक ये भी फायदा होता है कि उसको क्या है, टैक्स में छूट मिल जाती है, क्योंकि इसमें संपत्ति का जितना मूल्य होता है उसमें से डेप्रिसिएशन के नाम से वो राशि कम कर दी जाती है, तो संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। दूसरे, ये जो डेप्रिसिएशन होता है इसको हानि या खर्चा मान करके इसको लाभ हानि खाते में दिखाते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ होता है, वो कम हो जाता है। और गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाता है वो नेट प्रॉफिट पर, शुद्ध लाभों पर दिया जाता है। जब नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है तो उस पर दिए जाने वाले जो टैक्स की राशि है वो भी कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन को पुस्तकों में दिखाने से व्यापारी को क्या है, आयकर में बचत हो जाती है, यानी कि टैक्स में फायदा हो जाता है। तो इसलिए भी इसको दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो व्यापारी क्या करता है, वर्ष के अंत में खाते तैयार करता है। वर्ष के अंत में जो खाते तैयार करते हैं उसको हम फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बोलते हैं। उनमें एक खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। उस लाभ हानि खाते में क्या है, व्यापार में होने वाले जितने भी खर्चे हैं, व्यापार की जितनी भी इनकम होती है उनको दिखाया जाता है। और फिर अंतर की राशि है वो लॉस या प्रॉफिट होता है। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर खर्चे कम है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर खर्चे अगर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस होता है। तो इसलिए लॉस और प्रॉफिट को जिस खाते में दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि खाता। तो इस डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को भी लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है वर्ष के अंत में। इससे क्या होता है कि खर्चे में इसको शामिल करने से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। जब प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है तो टैक्स भी उस राशि पर ही देना पड़ता है। अब ये तो हो गया इसका डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन का पुस्तकों में लिखा है वो कैसे किया जाता है। मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन है वो हमेशा स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स पर। स्थायी संपत्तियां जो होती है, एसेट्स होती है, दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियां जो लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए होती है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो व्यापार में लंबे समय तक काम आती है, और वो होती है फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति। और ऐसी संपत्तियां जिनका समय अधिकतम 1 वर्ष तक होता है वो कहलाती है चालू संपत्ति, यानी कि करंट एसेट्स। हम जो डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं वो हमेशा स्थायी संपत्तियों पर ही ज्ञात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पर ही ज्ञात करते हैं। और ऐसी जो स्थायी संपत्तियां होती हैं वो भी दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यानी कि मूर्त स्थायी संपत्तियां। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, मूर्त स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार होता है जो दिखाई देती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है अमूर्त संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार नहीं होता है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसी पर लगाई जाती है। तो इसमें क्या है, उनकी पुस्तकों में जब लेखा किया जाता है तो संपत्ति है वो कितने की खरीदी गई उसकी हम एंट्री करते हैं। उस संपत्ति पर जो क्रय करने पर जो खर्चे होते हैं वो भी संपत्ति की लागत में, यानी कि कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं, वो संपत्ति का मूल्य माना जाता है। तो उसको जोड़ने के बाद में ही फिर उस पर डेप्रिसिएशन ज्ञात किया जाता है। तो इसमें हम कुछ
सामान्य एंट्री है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। अगर व्यापारी के द्वारा कोई स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है तो क्रय करने पर हम एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक। अगर कैश पेमेंट करते हैं तो कैश, और चेक से पेमेंट करते हैं तो कैश की जगह बैंक शब्द का इस्तेमाल होता है। आपको कैश बुक में बताया था कि चेक का इस्तेमाल होता है तो कैश की जगह हम बैंक कॉलम में लिखते हैं, इसलिए कैश की जगह बैंक आ जाएगा। तो एक चीज लिखनी है, या तो कैश लिखना होता है या फिर बैंक लिखना होता है। अधिकतर पेमेंट जो होते हैं चेक के माध्यम से होते हैं, इसलिए हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई संपत्ति खरीदी है तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक। एसेट्स को डेबिट, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। जैसे हमने मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करो, और जो वस्तु जा रही है उसे क्रेडिट करो। पेमेंट जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हो गया संपत्ति के क्रय करने पर। तो संपत्ति के क्रय करने पर हम ये एंट्री करते हैं। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन होता है वो इस संपत्ति की जो लागत है उस पर निकाला जाता है। लागत क्या है? जो क्रय मूल्य होता है वो तो है ही। इसमें क्या है, क्रय मूल्य के साथ साथ उस पर खरीदने पर हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी 80,000 की, और उस मशीन को हम अपने कारखाने तक लेकर आए, और कारखाने तक लेकर आने पर उस पर किराया भाड़ा, और उसमें क्या है किसी मैकेनिक को बुला करके उसकी मशीन की फिटिंग करवाते हैं, उसका खर्चा होता है, वो खर्चे भी उसमें जोड़ दिए जाते हैं। या जैसे हमारा और खर्चा है 20,000 और हो गया है, तो 80,000 की मशीन और 20,000 रुपये के और खर्चे वो भी जोड़ दी जाएगी। तो अब मशीन का मूल्य है वो कितना माना जाएगा? 1 लाख रुपये। यानी कि मशीन की जो कॉस्ट है 1 लाख रुपये हो गई। जब मशीन की कॉस्ट 1 लाख हो गई तो डेप्रिसिएशन भी हम 1 लाख रुपए पर ही निकालेंगे। तो ये तो एंट्री उसी से करते हैं जो हमने जितने मूल्य पर खरीदी है। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन हम जो निकालते हैं उसकी एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन है, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन व्यापार के लिए एक लॉस है, हानि है, और हानि अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानि और खर्चों को डेबिट करते हैं, तो इसको डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देते हैं। और चूंकि डेप्रिसिएशन के कारण संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है, उतनी राशि की संपत्ति कम हो जाती है, तो इसलिए एसेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। क्योंकि संपत्ति आती है तो डेबिट करते हैं, कम हो जाती है, चली जाती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन जितना होता है उतनी राशि से हम एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। तो बस ध्यान रखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन है जो उसकी संपत्ति की जो टोटल कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट के ऊपर ज्ञात किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट पर निकाला जाता है, तो उसकी एंट्री ये हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। अच्छा, ऐसा जो डेप्रिसिएशन होता है हर वर्ष ज्ञात किया जाता है। व्यापारी के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं 1 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। तो 1 वर्ष की जो अवधि होती है या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। तो वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत या तो 31 दिसंबर या 31 मार्च को, तो 31 दिसंबर या 31 मार्च को डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, और जितना डेप्रिसिएशन होता है उस राशि से हम ये एंट्री कर देंगे। तो ये एंट्री वर्ष के अंत में होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स, और ये एंट्री होती है जब संपत्ति क्रय की जाती है उस समय पर हम एंट्री करते हैं। और ये वर्ष के अंत में एंट्री होती है कि जितना डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मशीनरी, मैंने बताया कि मशीनरी है 1 लाख की है, और डेप्रिसिएशन का जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% डेप्रिसिएशन होता है, तो 1 लाख का 10% है वो कितना होता है? 10,000 रुपये। तो ये एंट्री डेप्रिसिएशन है वो कितने से कर देंगे? 10,000 रुपये से एंट्री कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ऐसा जो डेप्रिसिएशन होता है व्यापार के लिए क्या है? हानि माना जाता है, लॉस होता है। और मैंने बताया था कि वर्ष के अंत में व्यापारी के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं वो फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते होते हैं। उन फाइनल अकाउंट में एक खाता होता है, महत्वपूर्ण खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। इसमें क्या है, व्यापारी के द्वारा जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी आय होती है यानी कि इनकम होती है, उनको दिखाया जाता है। और तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन है वो व्यापारी के लिए लॉस है, हानि है, इसलिए इसको भी हानि मान करके लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। तो इस डेप्रिसिएशन को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। लाभ हानि खाते में जब दिखाया जाता है तो उसकी हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो राशि है डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर हो गई है। तो इसलिए इसको मैंने लिखा है हाथ को लाभ हानि खाते में ले जाने पर, यानी कि लाभ हानि खाते में दिखाने पर। तो इस डेप्रिसिएशन को जब लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है
इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में इसको P&L अकाउंट भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डेप्रिसिएशन। ये जो एंट्री होती है ये भी हमेशा वर्ष के अंत में ही होती है, या तो 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने नीचे एंट्री दे रखी है कैश या बैंक अकाउंट या टू एसेट्स। तो आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, या तो कैश या बैंक। तो आप बैंक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, बैंक अकाउंट या टू एसेट्स। जब वो संपत्ति है व्यापार में अगर उपयोग लायक नहीं रहती है, या व्यापारी को ऐसा लगता है कि अब संपत्ति है वो इस कंडीशन में नहीं है कि काम में लिया जा सके, पुरानी हो गई है, तो व्यापारी के द्वारा उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है। और व्यापारी के द्वारा यदि उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है तो विक्रय करने पर हमें एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू एसेट्स। कैश में कर रहे हैं तो कैश अकाउंट या टू एसेट्स, क्योंकि कैश आ रहा है और संपत्ति हमारे पास से जा रही है तो एसेट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो संपत्ति का विक्रय करने पर ये एंट्री करते हैं। ये एंट्री उसी तारीख को करते हैं जिस दिन संपत्ति का विक्रय किया गया है। जिस दिन संपत्ति का विक्रय किया जाता है उसी दिन हम एंट्री करते हैं। वर्ष के अंत से मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 मार्च को संपत्ति बेची गई यानी कि वर्ष के अंत में, तो उसी दिन कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि संपत्ति का विक्रय वर्ष के बीच में भी कर दिया जाता है। तो जिस दिन संपत्ति का विक्रय किया जाता है, सेल की जाती है, उसी दिन हम ये एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट या टू एसेट्स। तो संपत्ति का ये विक्रय करने की एंट्री हो जाएगी। हम संपत्ति का विक्रय करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी हम क्या करते हैं, उस दिन तक हम कैलकुलेट करते हैं कि जिस दिन संपत्ति विक्रय की गई उस दिन तक उसका डेप्रिसिएशन कितना होता है। तो उस दिन तक डेप्रिसिएशन जितना होता है वो डेप्रिसिएशन संपत्ति के मूल्य में से कम कर दिया जाता है। तो संपत्ति के मूल्य में से कम कर दिया जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि डेप्रिसिएशन को कम करने के बाद में अब संपत्ति का मूल्य कितना बचा। अब संपत्ति का मूल्य कितना बचा, अब उस संपत्ति को हमने कितने में सेल किया, फिर जो डिफरेंस होता है वो लॉस या प्रॉफिट होता है, ठीक है। कि जैसे हमारी एसेट्स है, कोई मशीन थी 1 लाख की थी और इस मशीन को हमने क्या किया, मान लो कि 2 साल के बाद में बेचा, ठीक है। और 2 साल तक इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो हमने ज्ञात किया। पहले वर्ष 10,000 रुपये ज्ञात किया, दूसरे वर्ष 10,000 रुपये ज्ञात किया। तो हमारा डेप्रिसिएशन है 2 साल के बाद में जब बेची तो 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो चुका। तो मशीन का जो मूल्य है अब कितना बचा, 80,000 रुपये। यानी कि जिस दिन मशीन का विक्रय किया गया उस दिन मशीन का जो मूल्य है वो कितना था, 80,000 रुपये, ठीक है। अब इसके अनुसार, हमारी पुस्तकों के अनुसार तो मशीन का मूल्य 80,000 ही बचा है। अब इस मशीन को हमने कितने में सेल किया, अब उस मशीन को अगर 90,000 रुपये में बेचते हैं तो हमारे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर उस मशीन को हम 65,000 में, 70,000 में, 50,000 में बेचते हैं तो हमारे को लॉस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जिस दिन संपत्ति का विक्रय किया जाता है उस दिन संपत्ति का मूल्य कितना था ये देखा जाता है, और उसके बाद में उस संपत्ति को हमने कितने मूल्य पर सेल किया उसका जो डिफरेंस होता है लॉस प्रॉफिट है। तो मैंने बताया कि 80,000 मूल्य था, अगर इस मशीन को 90,000 रुपये में बेचा गया तो इसका मतलब है हमारे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो हम ये एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी राशि से प्रॉफिट होता है उतनी राशि से ये एंट्री कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट होता है वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट होता है तो लाभ हानि खाते में हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, और लॉस होता है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। और इतनी राशि से एसेट्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट होने पर। लेकिन यदि ये 80,000 की मशीन है, अगर हम इसको 70,000 रुपये में सेल करते हैं तो इसका मतलब है 10,000 रुपये का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। तो ये लॉस प्रॉफिट की एंट्री का पता कैसे लगता है, मैंने बताया था कि संपत्ति का विक्रय किया गया, जिस दिन विक्रय किया जाता है उस दिन संपत्ति का मूल्य कितना था, और वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद। डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में उस संपत्ति का मूल्य कितना बचा, और उस संपत्ति का जो विक्रय है, सेल है, वो हमने कितने में की, वो जो अंतर की राशि है वही हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है। तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल एंट्रीज है वो मैंने बताई है कि संपत्ति के क्रय करने पर हम एंट्री क्या करते हैं, जिस दिन संपत्ति क्रय की जाती है उस दिन एंट्री, उस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं हमेशा वर्ष के अंत में, तो उसकी एंट्री है।
और इस डेप्रिसिएशन को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी एंट्री। यदि संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो हम ये एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट या टू एसेट्स। संपत्ति के विक्रय पर प्रॉफिट होता है तो हम ये एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस होता है तो इसकी जस्ट विपरीत एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू एसेट्स। ये मैंने आज आपको कुछ सिंपल एंट्रीज बताई, इनको आप एक बार फिर से देख लेना।